वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग महराज। यस सर। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। डिफाइन कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट, उसके बाद हम लोग मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री it is branch of physical chemistry which deals with which deals with the study of interconversion of chemical energy and electrical energy. So basically ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम यही पढ़ते हैं कि केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें, क्या क्या होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। बात आती है कि आप कोई केमिकली सेल से इलेक्ट्रिक कैसे प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रिक से केमिकल सेल कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे ये सारी चीजें एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ठीक है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ये कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पे बात आती है कि ये गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल क्या होता है। तो ये ऐसा सेल जो आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसे कहते हैं गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल। डेनियल सेल इसका एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका? डेनियल सेल जो होता है वो गैल्वेनिक सेल होता है, ये एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा सेल होता है आपका? जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये होता है आपका गैल्वेनिक सेल। ठीक है, और यहाँ पे होता है आपका स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहली बात कि रेडॉक्स अपने को पता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हो जाता है? जो अपने आप हो, आपको एक्सटर्नल एजेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वेट अ मिनट। तो यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ जो होता है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस तो फिजिकल केमिस्ट्री में आते रहता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, तो सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? दो टाइप का होता है, गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल, और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ठीक है, गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल क्या हो जाता है आपका? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है आपका? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, एक्सटर्नल एजेंट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल एजेंट लाइक प्रेशर, टेम्परेचर और एनीथिंग। बट ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी इसमें एक्सटर्नल एजेंट लगता है तब जाके ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया आप लोगों को?
आलिया एंड महराज। Yes, sir. इसको मैं बहुत ही बेसिक से ले जा रहा हूँ। अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो ये जो सेल के बारे में एंड में दिया होगा, ठीक है, बीच में दिया होगा बेसिकली, ठीक है। तो मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बस देखते जाइएगा। जैसे जैसे मैं एनसीईआरटी में टिक कराऊंगा आप लोगों को, वो सारे क्वेश्चंस करते जाइएगा, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए, उसके बाद बताइए अगर हो जाए तो। सर अभी आपने कितना कराया? अच्छा, अर्पित जस्ट स्टार्ट हुआ है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, महराज हो गया आपका? Yes, sir. ओके अर्पित से, आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया है। लास्ट क्लास में ये डिस्कस भी किया था कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? ये एक ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री होता है, ठीक है, जिसमें आपको क्या पढ़ना होता है? इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट मीन्स कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही चीज इस चैप्टर में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? ये दो टाइप का होता है आपका। एक होता है गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल के नाम से भी जाना जाता है, गैल्वेनिक या फिर वोल्टेइक सेल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? ये आपको केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ जो रिएक्शन होता है वो आपका बेसिकली स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन तो ऑलरेडी पता है आपको क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और ऊपर से ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? इस प्रोसेस को होने के लिए आपको एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप होता है, ठीक है। वहीं पे बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है टू कैरी दिस प्रोसेस, ठीक है। अर्पित, इज इट डन? यस सर। ओके, तो चलिए, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किए हम लोग। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और बेसिक चीजें देखेंगे, बेसिक टर्म जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। सबको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं, यस सर। ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो अलाउ करे कि उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो, उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो छोटा छोटा डेफिनेशन लिखते जाते हैं। सब्सटेंसेस which allow electric current to pass, which allow electric current to flow through them or pass through them, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं, आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, मेटल्स हो गए, एक्सेप्शन विल बी ऑलवेज देयर। मेटल्स हो गए। एक्वस सॉल्यूशन अगर ले ले हम लोग, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, फिर एक्सेट्रा लिख सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे? कंडक्टर होंगे। प्योर वाटर जो होता है वो कंडक्टर नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे कंडक्टर्स देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो कंडक्टर्स जो होता है बेसिकली वो दो टाइप का होता है।
एक होता है आपका मेटालिक कंडक्टर और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। एक आपका कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इनिशियली इस चैप्टर में हमें ज्यादा से ज्यादा लिखना होगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो यहाँ पे पहले ये क्लियर कर लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ये एक्चुअली मेटालिक कंडक्टर क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, और इनमें डिफरेंस कभी कभी पूछ देता है बोर्ड के पेपर में, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो इसकी भी बात करेंगे। कैन एनीवन टेल मी what is the basic difference between metallic conductor and electrolytic conductor? अर्पित, महराज, Yes. what is the basic difference between metallic conductor and electrolytic conductor? Sir, sir, through the metallic conductor, sir, the heat can be passed, and sir, through electrolytic conductor, sir, there is the passage of electricity or the electric current can flow through it. ओके, जो आपने ये बोला कि मेटालिक कंडक्टर से हीट पास हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से क्या बोला आपने? इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, राइट? Electricity current, yes, sir. अच्छा, तो क्या मेटालिक कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता? यस और नो? Yes, sir. तो ये डिफरेंस नहीं हुआ ना। चलिए, तो आज हम लोग जानेंगे, ये लिख लिया आप लोगों ने? इज देयर एनी अदर आंसर फ्रॉम एनीवन? मेहराज एंड आलिया, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर? देखिए, ये बहुत आसान है, एक बार आप सुनिएगा, देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा है क्या, बहुत आसान है। ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, क्योंकि या तो बहुत दिन हो गया होगा देखे हुए, या फिर आपने कभी पढ़ा नहीं ऐसे। ठीक है, तो ये लिख लिया आप लोगों ने? इज इट डन? वेरी गुड Yes, आलिया। sir. ओके, अर्पित आपका भी हो गया? Yes, sir. ओके, तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं बेसिकली हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर को। तो देखिए, मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है? सिंपल, दोनों ही कंडक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है, मेटल्स आर कंडक्टर एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आर कंडक्टर, बोथ आर कंडक्टर्स। ठीक है, लेकिन मेटल में जो कंडक्ट करता है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे कंडक्शन इन मेटल आता है। और जबकि बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स की, तो ये फ्री आयंस की वजह से होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में फ्री आयंस की वजह से कंडक्ट करता है। इज दैट क्लियर अर्पित? सो इजी? Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करके फिर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर का जो दूसरा नाम है ना, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर ऑल्सो। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। और वहीं पे बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज ऑल्सो नोन एज आयनिक कंडक्टर, आयनिक कंडक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की जब बात करेंगे तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, हम लोग। ठीक है, कंडक्टर्स which conduct electric current by the movement of electrons, by the movement of electrons without undergoing any chemical change, without undergoing any chemical change, that is called electronic conductor or इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, कॉपर, एजी,
Fe, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। एंड नॉन मेटल में अगर इसका एग्जांपल लें तो नॉन मेटल में जो ग्रेफाइट होता है आपका, वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होता है। दैट मीन्स मेटालिक कंडक्टर नहीं कहेंगे उसको। नॉन मेटल में तो ये एक एक्सेप्शन होता है क्योंकि ग्रेफाइट इज नॉट अ मेटल। और वहीं पे बात करें अगर हम इसकी आयनिक कंडक्टर की, तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो फ्री आयंस की वजह से होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दो सब्सटेंस which conduct electric current through ions in aqueous solution or in molten state or in molten state, उसे कहते हैं हम लोग आयनिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे, जैसे सॉल्ट्स हो गया, या स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एक्सेट्रा, स्ट्रॉन्ग बेस एक्सेट्रा। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन है जो कि शायद एनसीईआरटी में आप लोगों को नहीं मिले, बट पता होना चाहिए। कभी कभी छोटा सा सवाल पूछ देता है इन लोगों के बीच का बेसिक डिफरेंस, तो वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये हो जाए तो बताइए। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इसमें एग्जांपल में नहीं डालिए। आपको पता है क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कुछ भी ले लीजिए। तो जो मैं एग्जांपल में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस सॉल्ट एक्सेट्रा। इसके बाद दो टर्म आएगा जो कि 11th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके बारे में यहाँ पे जानना काफी इंपॉर्टेंट है। ये हो जाए तो बताइएगा आपको। डन। Yes, sir. वेरी गुड। Alia and Arpit, waiting for your Yes, reply. sir. Okay. Very good. Very good, all of you. Now move to the next part. The next term is basically a strong electrolyte or weak electrolyte. Can anyone define or explain what is a strong electrolyte and what is weak electrolyte? Any answer? Arpit, do you know what is a strong electrolyte? Mehraj, Alia? देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हो जाता है कि जो भी आयोनाइज हो वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली हो जाए, 100% आयोनाइज हो जाए, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसको डिफाइन करके एग्जांपल देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स which are completely ionized, which are completely ionized in aqueous solution, in aqueous solution
are called a strong electrolyte, are called a strong electrolyte. सो बेसिक सी बात है कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं, जैसे जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट वगैरह जो होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं 100%, पूरा का पूरा रिएक्टेंट ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। वहीं पे बात करते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका वो 100% आयोनाइज नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही कम आयोनाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स which are not completely ionized, which are not completely ionized in aqueous solution, in aqueous solution are called weak electrolyte, are called weak electrolyte। तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें एग्जांपल लेना चाहें तो ऑर्गेनिक एसिड वगैरह जो होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इथेनोइक एसिड हो गया, या फिर ऑर्गेनिक बेसिस जो होते हैं जैसे हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, अमीन हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं वो 100% आयोनाइज नहीं होता। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इन दोनों का भी डेफिनेशन लिख लीजिए। ये हो जाए तो बताइएगा आप लोग। चैप्टर काफी आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी आएगा बीच में। आप लोग एनसीईआरटी उठाइएगा तो स्टार्टिंग में कुछ और दे रखा है, मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक पार्ट को अलग किया, मेरा अलग तरीका है कराने का। ठीक है, पहले इसे कवर करेंगे और इसके हेल्प से हम लोग मोलर कंडक्टिविटी वगैरह पे जाते जाएंगे और लॉस लॉ वगैरह करेंगे। उसके बाद हम लोग वापस से आएंगे ये सेल के बारे में कि डेनियल सेल क्या है, और फिर हम लोग धीरे धीरे नर्व्स की इक्वेशन वगैरह करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर ये हो जाए तो आप लोग बताइएगा प्लीज। वेरी गुड आलिया। Arpit and Mehraj, let me know when you are finished. Yes sir, हो गया। अर्पित आपका भी हो गया? Yes sir, yes sir। ओके, अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक यू नो ऑलरेडी बट स्टिल यहाँ पे लिख लीजिए आप मेटालिक कंडक्टर, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब यहाँ पे जब बात करेंगे मेटालिक कंडक्टर की, हम लोग बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज कैरियर्स जो है, चार्ज कैरियर्स और फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे अगर बात करें तो चार्ज कैरियर जो होते हैं वो फ्री आयंस होते हैं, चार्ज कैरियर्स और फ्री आयंस। मतलब कंडक्ट भी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटालिक में होता है,
और फ्री आयंस की वजह से किस में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी takes place without any chemical change। यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, एनी केमिकल चेंज। और यहाँ पे देखते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस बाय केमिकल चेंज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस बाय केमिकल चेंज, बाय केमिकल चेंजेस एट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स पे बेसिकली क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। और ये कैसे होगा, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे जब हम लोग डैनियल सेल वगैरह अलग अलग टाइप का सेल पढ़ेंगे, तब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि कैसे चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर takes place। ओनली इलेक्ट्रॉन मूव करता है और नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। बट यहाँ पे बात करें तो ट्रांसफर ऑफ मैटर हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से केमिकल चेंज भी आता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ आयंस। यहाँ देखेंगे भी हम लोग कि कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट और लिख सकते हैं, द रेजिस्टेंस increases with increase in temperature। ये क्लास 10th में ही पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। increases with increase in temperature, with increase in temperature। और यहाँ पे जब बात करें तो आपका रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए सॉल्यूशन को आप हीट करेंगे तो आयंस तेजी से भागने लगेंगे। जो आयंस होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी गेन के तेजी से भागने लगेंगे, और जितना ज्यादा तेजी से भागेंगे उतना ज्यादा कंडक्ट करेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फ्लो ऑफ करंट बढ़ेगा, दैट मींस रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और पॉइंट लिखवा देता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, फैराडेज लॉ। यहाँ पे क्या होता है कि फैराडेज लॉ, ये पूछ सकता है आपको एमसीक्यूज वगैरह में, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर नॉट फॉलोड। इसमें फॉलो नहीं होता है। और यहाँ बात करें हम लोग तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है फॉलो होता है, आर फॉलो। अब ये फैराडेज लॉ क्या है, ये भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग आगे, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसे लिखिए जरा आप आराम से, तो कोई भी डाउट हो बताते जाइए।
Let me know when you are finished. Yes, sir, done. Everyone done with this? Mehraj, Alia, Mehraj only waiting for you. Yes, sir. Okay. तो ये बहुत ही आसान सी बात थी। अब हम बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें अपने रेजिस्टेंस क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी विच इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये सारी चीजें। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या इसमें है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। जैसे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की जब बात होती है तो सबसे पहला अपने पास आता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चूंकि आप लोग तो रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने फिजिक्स में, तो थोड़ा सा डिफाइन करेंगे बस। तो रेजिस्टेंस जो होता है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which resist the flow of electron or charge. So basically flow of current, you can say flow of current. So basically current को जो अपोज करे, ठीक है, जो प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का जो करंट को फ्लो करने में रोके, उसी को कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। और इसका यूनिट जो होता है, इट्स यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स यूनिट इज, बता दीजिए जरा इसका यूनिट क्या होता है। ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। और यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आपको पता है कि ये V इज इक्वल टू आई आर जो है, बेसिकली ये कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ, क्लास 11th ओम में पढ़ा आपने। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है, V अपॉन आई हो जाएगा। तो कभी कभी ना सवाल ऐसे पूछ देगा कि ऑप्शन में ओम देगा ही नहीं, और ऑप्शन में हो सकता है ये दे दे वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर ऐसे भी तो दे सकता है यूनिट, इसी को तो हम लोग ओम कहते हैं। बात समझ में आया? तो इस तरीके से भी दे सकता है वोल्ट पर एम्पियर। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए फोर्स का यूनिट हमारे दिमाग में यही रहता है न्यूटन न्यूटन न्यूटन, बट इनकेस जो ओरिजिनल यूनिट होता है वो तो न्यूटन इसलिए दिया गया है ताकि साइंटिस्ट के नाम पे, न्यूटन के नाम पे दे दिया गया, ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है, उनके नाम पे दे दिया गया न्यूटन। लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वैसे ही ये है रेजिस्टेंस ओम, बट एक्चुअल में ये क्या है, वोल्ट पर एम्पियर। ये बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए इसे लिख लीजिए, फिर बताइए मुझे अगर हो जाए ये तो। Are you done with this? Let me know when you are done with this.
Everyone done? Miraj, Arpit, Yes, sir. very good. Miraj, you are also done with this. Yes, sir. Now see, the next term comes. This is resistance. The next term is basically conductance. एक बात और ध्यान में रखिएगा, रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट जो होता है ओम, वो अलग होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कंडक्टेंस की। अब ये जो कंडक्टेंस होता है इसको हम डिनोट करते हैं जी से, और ये कंडक्टेंस होता क्या है सबसे पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं। तो कंडक्टेंस जो होता है बेसिकली ये फेवर करता है इलेक्ट्रॉन को बेसिकली करंट को फ्लो करने में, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, और ये क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को फेवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which favors flow of current, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लो ऑफ करंट को फेवर करता है, और ये बेसिकली किसके बराबर होता है, देखिए मैथमेटिकली हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्ट यहाँ पे G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। दूसरे डेफिनेशन से हम लोग इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल लिए, फॉर्मूला निकाल लिए कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/1 रेजिस्टेंस। अब जब यूनिट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ जी दैट मीन्स कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस जो जी है इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, इज 1/ओम यानी पर ओम, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, इज, मैं लाइन से लिख देता हूँ क्या क्या कहलाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिख सकते हैं कि पर ओम या फिर पर ओम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, महो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महो भी कहते हैं, ठीक है। महो भी कहते हैं, ये पहला हो गया, महो भी कहते हैं, या फिर सीमेन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं। तो ये पर ओम का ही नाम है आपका, महो कह लीजिए, ठीक है। और महो को बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उल्टा ओम, ठीक है, अपोजिट ओम। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस जो है वो पर ओम आएगा, लेकिन जनरली पर ओम जो है ना वो सीमेंस से एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसका मतलब पर ओम ही होता है, या महो कहते हैं या फिर सीमेंस कहते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए आप लोग। Let me know when you are done.
Everyone done with this? मेराज, अर्पित, आलिया, वेरी गुड आलिया। मेराज एंड अर्पित, आप लोगों का हो गया? मेराज, Yes, sir. ओके। अर्पित, चलिए। Yes, तो अब वेरी गुड, अब नेक्स्ट टर्म लेते हैं बेसिकली, और ये जो नेक्स्ट टर्म है आपका वो आ जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टिविटी भी हम लोग कहते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम क्या है? रो। इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन वही है जो क्लास 10th में आपने किया है कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो एल है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर ले लीजिए, अगर वायर है तो वायर ले लीजिए एल। और यहाँ पे अगर ए की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर की जब बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ आ जाता है रो। क्या आ जाता है? रो आ जाता है, जो कि इसी को क्या कहते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को, यही है रेजिस्टिविटी। और यहाँ पे अगर रो की बात करें, अगर इससे हम लोग फॉर्मूला निकाले रो के लिए, तो रो क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सी बात है, आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा। आर इंटू ए बाई एल रो का फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरी बात, जब इसकी यूनिट की बात करें तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ओम होगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, और लेंथ है तो मीटर होगा। तो बेसिकली यूनिट इज ओम मीटर। ओम मीटर, यूनिट इज ओम मीटर, ऐसे लिख लीजिए, या फिर ऐसे लिख लीजिए ओम मीटर। तो ये होता है आपका रो, दैट इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। डन एवरीवन? अर्पित, महराज एंड आलिया, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात हो गई, ठीक है। ये एक्चुअल में जाके मोलर कंडक्टिविटी और मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे खत्म होगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? कंडक्टिविटी भी कहते हैं। और ये जो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, इसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड कप्पा।
अब यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाता है, कप्पा की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और इससे एक फॉर्मूला निकल जाएगा अपने पास, कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए। और अपने को पता है कि R इज इक्वल टू ρL/A होता है, सबको पता है R इज इक्वल टू ρL/A होता है। अब अगर इसका मैंने इनवर्स कर दिया, ठीक है, इनवर्स का मतलब समझ में आता है आप लोगों को, टेकिंग इनवर्स। इनवर्स से पहले मैं क्या करता हूँ, रो का वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। अगर रो का वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, R इंटू A/L हो जाएगा। रो का वैल्यू यही था ना, यही फॉर्मूला था। और अगर इसका इनवर्स लेता हूँ, टेकिंग इनवर्स ऑफ दिस, टेकिंग इनवर्स, इनवर्स का मतलब 1 से डिवाइड कर दीजिए, इनवर्स ऑफ दिस, हमें क्या मिलेगा, जो नया फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा 1/ρ इज इक्वल टू 1/r, और जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा L/A, L/A, ये एक नया फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअल में है क्या, ठीक है। ये हो जाए तो बताइएगा, मैं काफी आसान है, वेट अ मिनट, बहुत आसान है। एवरीवन डन? सर एक ओके ओके, ठीक है। डन। अब यहाँ देख सकते हैं आपको, अर्पित आपका हो गया, आ गया, ओके। नाउ सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1/, होता है 1 होता है, वो क्या है, कप्पा है। तो यहाँ पे सीधे सीधे इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कप्पा लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1/r जो होता है, मैंने कंडक्टेंस लिखवाया था G, और इंटू L/A जो है वो G* है। अभी ये G* क्या है मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेल कांस्टेंट आता है, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाना चाहूंगा, जो कि फॉर्मूला है, ठीक है, इसके सॉरी यूनिट, यहाँ पे अगर यूनिट की बात करें तो यहाँ पे देखिए कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ है, और अपने को पता है कि 1/ओम मीटर, और ओम का रो का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो इसका जो यूनिट होगा पर ओम पर मीटर होगा, और पर ओम को हम क्या लिख सकते हैं, महो भी लिख सकते हैं, महो पर मीटर लिख सकते हैं, महो पर मीटर, या फिर
ये भी लिख सकते हैं कि सीमेन पर मीटर या पर सेंटीमीटर वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। ओम पर मीटर पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ओम पर सेंटीमीटर, और यहाँ पे सीमेन पर मीटर भी लिख सकते हैं और सीमेन पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अगर ये समझ में ना आया हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा सर कि आपने ये जी के यूनिट क्या साइड में स्टार क्यों डाला है? है। अभी ये जी। बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले यूनिट यूनिट पे फोकस करिए। ये जी स्टार जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि कप्पा जो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जी स्टार सेल कांस्टेंट है जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है महराज। ओके सर। ओके, तो जरा ये यूनिट लिखिए। और जनरली ये पर सेंटीमीटर में ही आता है, ठीक है। किस में आता है? सेंटीमीटर में ही आता है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। जो यूनिट आएगा बेसिकली वो आपका आएगा पर ओम पर सेंटीमीटर, जिसको हम लोग महो लिख सकते हैं पर ओम को, और पर सेंटीमीटर, या फिर सीमेन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए इसे लिख लीजिए आप लोग और उसके बाद बताइए। मेराज डन। जी सर। ओके, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है कि सेल कांस्टेंट आता है, ठीक है। अभी मैं जीएसआर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो एक्चुअल में सेल कांस्टेंट ही है, और सेल कांस्टेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वही आपका जीएसआर, ठीक है। होता क्या है, तो ये जीएसआर जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे ऊपर मीटर और नीचे मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर आ जाएगा, या फिर सेंटीमीटर में लेना चाहें तो पर सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। डन एवरीवन।
डन। मेराज, यस सर डन। ओके। तो देखिए यहाँ तक तो हमने बेसिक चीजें बात की, ठीक है। इसमें एक नया आपको ये लगा होगा सेल कांस्टेंट, जो कि क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ द कंडक्टर, और इसका यूनिट या तो आपके पास ये आ जाएगा पर मीटर आ जाएगा या फिर पर सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद जो आपका टर्म है, ठीक है, सेल कांस्टेंट के बाद, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आगे चैप्टर में काम आएगा। इस चैप्टर में मोलर कंडक्टिविटी, वेट अ मिनट, तो इसके बाद जो आता है वो आता है मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा एम, और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा एम और म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ, फिर हम इसको इस पे एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये साथ में आप लोग भी लिखिएगा। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस of all the ions of all the ions produced by 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte present in given solution, present in given volume of solution. So basically यहाँ पे आपके पास क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी आपका क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस करे उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, वही होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना ज्यादा कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगा, जो प्रोड्यूस करता है एक मोल, ठीक है, कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। अब वॉल्यूम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। इज दैट क्लियर महराज? यस सर। तो देखिए, अच्छा एक बात बताइए कि 2 आयंस है 1 लीटर वाटर में, ठीक है, और 2 ही आयंस है 10 लीटर वाटर में, कंडक्टेंस किसमें ज्यादा होगा, द वन विद बिग लार्जर वॉल्यूम और स्मॉलर वॉल्यूम? आलिया, अर्पित एंड महराज। 2 आयंस है हाफ लीटर में और 2 आयंस है 10 लीटर में, तो कंडक्टेंस जो होगा वो किस में ज्यादा होगा? एनी आंसर? तो बेसिकली वॉल्यूम जिसमें ज्यादा होगा उसमें कंडक्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में कम होगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होगा। यहाँ पे V जो है आपके पास वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte, containing 1 mole of electrolyte if concentration of solution, just suppose if concentration of solution is m mole per liter, m mole per liter, then आपके पास एक मॉडिफाइड फॉर्मूला आ जाएगा जो कि काफी यूज होगा। लैम्डा एम विल बी इक्वल टू
कप्पा वॉल्यूम इन लीटर 1000 से डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय मोलारिटी। तो ये एक फॉर्मूला आ जाएगा। और यहाँ पे अगर यूनिट की बात करें हम लोग, अगर यहाँ पे हम लोग यूनिट की बात करें, तो यूनिट जो होगा आपका वो पर ओम, और यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आप तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कप्पा का तो हमें पता है सीमेंस सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो आपका सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल, क्योंकि यहाँ पे मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स पर मोल है, तो ये वाला हो जाएगा। तो ये है आपका मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। इसके बाद जो दूसरा टर्म आता है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा। Let me know when you are done with this. Done everyone? आलिया, महराज, अर्पित? वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद जो आएगा इन द सेम वे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आएगी, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। चल, तो टॉपिक डालिएगा मेरे साथ। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट
कंडक्टेंस, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इक्यू और या फिर लैम्डा इक्यू, इस तरीके से। इसको भी सेम तरीके से डिफाइन करेंगे, इक्विवेलेंट की बात कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस, it is defined as the conductance of all the ions, of all the ions produced by 1 gram by 1 gram equivalent of, by 1 gram equivalent of electrolyte, by 1 gram equivalent of electrolyte in the given volume of solution, in the given volume of solution। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या था कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो उसे मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से जितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है आपका, वॉल्यूम जितना होगा उतना ही ज्यादा आपके पास क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस। तो यहाँ पे लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इनटू वॉल्यूम, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फिर से उसी तरीके से ले लेंगे कि V जो है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट, वहां पे 1 मोल था, यहाँ पे क्या है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ electrolyte and if concentration of solution is n gram equivalent per liter, then यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा उसको मॉडिफाई कर देंगे जैसे हमने मोलर कंडक्टिविटी को किया था कि लैम्डा इक्यू विल बी इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मैलिटी। तो दो फॉर्मूला आ गया और इसका जो यूनिट होता है बेसिकली वो यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट इज पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और नॉर्मैलिटी है तो पर इक्विवेलेंट ले लीजिए या फिर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, वहां पे पर मोल आ जाएगा और यहाँ पे पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। सो प्लीज राइट इट एंड लेट मी नो व्हेन यू आर डन विद दिस। Scroll. Yes, yes, Mehraj done. Yes, sir. Okay, Arpit, are you done with this? Alia? Arpit, you are not audible. Okay, very good. Sir, no, sir. Very good. Just a minute, sir. Sir, एक minute. Okay. Okay, okay.
Done, Mehraj. Mehraj, are you done? Your voice is lagging. Mehraj. Okay. See, there is a relation between molar conductivity and equivalent conductivity. See, molar conductivity is equal to kappa into 1000 upon m. This is the formula. And equivalent conductivity is equal to kappa into 1000 upon n. Also, we already know that from class 11th. Normality is equal to valency factor into molarity. So if you are going to put the value of this molarity in terms of normality, you will get a formula. Equivalent conductivity is equal to molar conductivity into valence factor. Or you can also write molar conductivity will be equal to equivalent conductivity into valence factor. So this is the required formula. It is very important to know. Please let me know if you don't understand it. तो सर एक बार स्क्रॉल अप कर सकते हैं आप? Yes. Slide up. यस सर. यहाँ तक. इसमें कुछ डाउट है क्या आपको? मेरा आपने सर लिखा नहीं लिखना था? बाकी रह गया सर. अच्छा, चलिए बताइए, उधर लिख लीजिए. सर हो गया. Done. Very good. Now, this formula is very important. There is a relation between molar conductivity and equivalent conductivity. Done, everyone? Arpit, Mehraj.
Done, everyone? Arpit, Mehraj, Alia. चलिए, तो एक क्वेश्चन में दे देता हूँ आप लोगों को। So the question is, ये बेसिकली घर के लिए है। Which of the following have maximum molar conductivity? Maximum molar conductivity A जो है आपका 0.08 m solution and its specific conductivity is 2 into 10 raised to the power minus 2 per ohm per centimeter. और B से जो कंपेयर करना है 0.1 m solution and its resistivity is 50 ohm centimeter. ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और आप लोग प्लीज सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चंस करके नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछेंगे और इसे भी साथ साथ में पढ़ते रहिएगा। अर्पित, आलिया एंड मेराज,